ये आधुनिक भारत का वीडियो है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का वीडियो हम बना चुके हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। ये आधुनिक भारत का शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत का क्वेश्चन पूरी तरीके से डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यूरोपीय के भारत आने का क्रम, यानी कि यूरोप का अलग अलग देश भारत में कंपनी बनाने के लिए आया। सबसे पहले कंपनी का नाम था पुर्तगाली, दूसरा नंबर का आया था डच, तीसरा अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, यानी कि अलग अलग यूरोप के देश भारत में आते हैं। इसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यूरोप से भारत पूरब दिशा में स्थित है और पूरब के देशों में आने वाले क्रम के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में याद रखा जाता है कि पश्चिम का देश पूरब के देशों में व्यापार करने के लिए गया, इसीलिए इन सब कंपनी का नाम पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में रखा गया। सबके नाम के आगे ईस्ट इंडिया इसलिए जोड़ा गया क्योंकि पश्चिम का देश पूरब के देशों में व्यापार करने के लिए आया और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में याद रखेंगे। सबसे पहले आया कौन था? पुर्तगाली, तब डच। डच नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। जैसे भारत के लोगों को इंडियन कहा जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश के लोग पूरी तरीके से आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी आया था। वास्को डी गामा का नेतृत्व में आया था। 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट नामक बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। केरल अरब सागर में स्थित है। केरल वाले तट को मालाबार तट के रूप में याद रखेंगे। केरल में मालाबार तट पे एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। 1921 में केरल के तट पे मोपला विद्रोह हुआ था। केरल से ही दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और सबसे ज़्यादा वर्षा केरल वाले मानसून से होती है। केरल से जो मानसून की शुरुआत होती है 1 जून को होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल वाले तट से होती है। बिहार में मानसून पहुंचती है 15 जून तक। तो पश्चिमी तट पे कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचता है 1498 में वास्को डी गामा। वहाँ का राजा होता है जमोरिन और जमोरिन उसका पूरी तरीके से स्वागत करता है। वास्को डी गामा पहली बार आया और यहाँ के लोगों से मिला पूरी तरीके से। यहाँ से मसाला खरीद के ले गया अपने पुर्तगाल देश में। और पुर्तगाल में जब मसाला खरीद के ले गया तो 1 रुपया का मसाला वहाँ पे 60 रुपये में बेचा। 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। फिर दोबारा आया तो फिर दोबारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आया। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 में आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे स्थापित की? व्यापारी कोठी का मतलब, व्यापारी कंपनी का मतलब एक प्रकार का स्टोर रूम। जिस प्रकार से हम लोग अनाज रखने के लिए स्टोर रूम बनाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ से मसाला खरीद के स्टोर कर लेता था सब कंपनी और यहाँ से धीरे धीरे बेचना शुरू करता था। भारत में केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और मसालों की रानी गोल मिर्च को कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है। काली मिर्च का ही व्यापार ज़्यादातर पूरी तरीके से होता था। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे खोली? कोचिन में। कब? 1503 में। कोचिन कहाँ पे है? केरल में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में पुर्तगाल का गवर्नर भारत में नियुक्त कर दिया गया था। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था। एक प्रकार का नियम बनाया था पुर्तगाली कि कौन कौन आएगा, किस प्रकार से आएगा, आने के लिए क्या क्या रुपया देना होगा, हिंद महासागर से पार करना होगा। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसो एक आम का प्रजाति है। महाराष्ट्र में अल्फांसो नामक आम पाया जाता है और वो बड़ा ही सुंदर आमों में से एक है। तो महाराष्ट्र का एक आम का प्रजाति का नाम अल्फांसो, इसी अल्फांसो के नाम पे उस आम का भी नाम रखा गया है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। सती प्रथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से पूरी तरीके से प्रयास से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास अल्बुकर्क भी किया था। गोवा के क्षेत्रों में पूरी तरीके से सती प्रथा का अंत करने का प्रयास अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया 1510 ईस्वी में। गोवा वाले क्षेत्र में पूरी तरीके से गोवा को हथिया लिया और गोवा को 1510 में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। पुर्तगाली कंपनी आता है सबसे पहले, लेकिन सबसे जाता है बाद में। 1961 तक पुर्तगाली कंपनी गोवा में अपना स्थान बना के रहता है सब। जब देश आज़ाद हो जाता है, देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली कंपनी का जो वर्चस्व है, पुर्तगाली कंपनी अपना घर बना के गोवा में रहता था सब। 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ और ऑपरेशन विजय भारतीय सेना के द्वारा किया गया और गोवा से पुर्तगाली को पूरी तरीके से भगाया गया और गोवा में पूरी तरीके से गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कुछ समय के लिए गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा, फिर बाद में गोवा को राज्य के रूप में बना। 1987 में भारत का 25वां राज्य बना है गोवा।
डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी को ही डच के रूप में याद रखा जाता है। पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउंटमैन नामक व्यक्ति, जो कि पहला डच यात्री के रूप में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे खोली? मसूलीपट्टनम में खोली। पुर्तगाली कंपनी अपना पहला व्यापारी कोठी कोचीन में खोला था 1503 में। और ये पूरी तरीक़ा से डचों ने चलिए शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डच ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पे खोली? मसूलीपट्टनम 1605 में खोला था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 में। डचों का भारत में पतन कब हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच में सबसे निर्णायक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में होता है। डच और अंग्रेज के बीच में होता है और डच पूरी तरीक़ा से भारत से यहाँ समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का वर्चस्व यहाँ पे शुरू हो जाता है। डच कंपनी को पराजित करके यहाँ से भगा देता है 1759 में बेदरा के युद्ध में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेज सबसे पहले कंपनी कहाँ पे खोला? सूरत में, जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके। जब अंग्रेजों का यहाँ पे कंपनी आया था उस समय यहाँ का शासक अंग्रेज जहांगीर हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर अकबर का बेटा था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे अकबर और जोधा गई थी और वहाँ पे इनको बेटा हुआ और इसीलिए शेख सलीम चिश्ती सलीम के नाम पे जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। अंग्रेज यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था अपना बिहार, यानी कि बिहार से ही सोरा और अफीम पूरी तरीके से बेचा जाता था। अफीम से मोर्फिन का सुई बनता है। दर्द निवारक दवा के लिए, दर्द निवारक सुई के लिए अफीम का पूरी तरीके से उत्पादन होता है। अफीम का सुई बनता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में करता होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। भारत में आने वाला प्रथम जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम था। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई? 1668 में सूरत के फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी का सबसे पहला कंपनी 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। अंग्रेजों का भी पहला कंपनी सूरत में ही स्थापित हुआ था और फ्रांसीसी का भी पहला कंपनी सूरत में स्थापित हुआ था। अंग्रेजों का कंपनी 1613 में स्थापित हुआ था और फ्रांसीसी कंपनी 1668 में किया गया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले। डुप्ले से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? डुप्ले था। कहाँ का गवर्नर था? फ्रांस का गवर्नर था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इस बात को भारत के संविधान के प्रस्तावना में रखा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रश्न अगर बदल के पूछे कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है और उसी अनुच्छेद को अम्बेडकर जी संविधान की आत्मा के रूप में कहे थे। लेकिन वास्तव में संविधान का आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पांडिचेरी की स्थापना। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस है। एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में। फ्रांस सी नदी के तट पे अवस्थित है। फ्रांस में कोई भी मच्छर नहीं पाया जाता, इतना ना सुंदर है। सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। पांडिचेरी शहर पूरी तरीक़ा से 3 राज्यों में फैला है, यानी कि पांडिचेरी नाम का कोई व्यक्ति जिसका 3 जगह पे गढ़ है। केरल में भी गढ़ है। केरल में माहे नामक स्थान पे गढ़ है। तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल नामक स्थान कहाँ पे? पांडिचेरी में। और आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा कॉलोनी जिसका नाम है यनम। यनम नामक जगह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी का गढ़ है। पांडिचेरी का गढ़ कहाँ पे है? केरल के माहे नामक स्थान पे। और तमिलनाडु वाला एक जगह है पांडिचेरी नामक, जो मेन जगह पांडिचेरी नाम से है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और एक जगह पे है कराईकल। कभी मैप देखिएगा, भारत का मैप, तो आपको पता चलेगा कि पांडिचेरी का भाग 3 राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ? केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। यानी कि पांडिचेरी नाम का व्यक्ति का घर 3 जगह पे किस किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है। केरल का जगह माहे, यनम नामक जगह कहाँ? आंध्र प्रदेश। और कराईकल और पांडिचेरी नामक जो मेन जगह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया? 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी करता है, लेकिन अंग्रेज पूरी तरीके 1761 में शामिल कर लेता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में ही होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में
अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है, जिसमें मराठा पराजित हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली का पूर्वज, जैसे अहमद शाह अब्दाली पूर्वज हुआ करता था तालिबान का। अफगानिस्तान का शासन वर्तमान में तालिबान के हाथ में है। तालिबान का पूर्वज हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? जाप चारनोक नामक व्यक्ति किया था 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक में एक्सला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि से समाप्त किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। पांडिचेरी के संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 1763 तक। इसकी समाप्ति पेरिस के संधि के तहत किया गया था। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। हम्बुराबी शासक कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन जहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था धनानंद के शासनकाल में। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस के फादर कहा जाता है और बायोलॉजी के फादर अरस्तु को ही कहा जाता है। सिकंदर पूरी तरीक़ा से यूनान का व्यक्ति था। यूनान को ही ग्रीक कहा जाता है, एथेंस कहा जाता है। और आक्रमण किया था भारत में किसके शासनकाल में? धनानंद के शासनकाल में, इस बात को भी याद रखिएगा। और बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। बांडीवास का युद्ध, जिस प्रकार से डच और अंग्रेजों के बीच में हम लोग युद्ध पड़े थे 1759 में, बेदरा का युद्ध, उसी युद्ध के बाद डच कंपनी को यहाँ से भगा देता है कौन? अंग्रेज। उसी प्रकार से अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में सबसे निर्णायक युद्ध है वांडीवास का युद्ध। कई बार रेलवे में पूछा गया है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसी को पराजित करके यहाँ से भगा देता है कौन? अंग्रेज। वांडीवास का युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया गया था। अंग्रेजी सेना ने हराया था। बिल्कुल, अंग्रेजी सेना हराया था किसको? फ्रांस को। नहीं, फ्रांस को हरा के यहाँ से पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया था। तो आयरकुट नामक व्यक्ति फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को कब छीना? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को कब छीना? 1761 में छीना था। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईस्वी 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को हम लोग पूरी तरीके से याद रखते हैं। हम लोग सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद नाम था, और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में, सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद था और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत का मतलब धर्मशाला, रहने का एक जगह, और पंगत का मतलब लंगर का मतलब एक प्रकार का भोज। संगत और पंगत की व्यवस्था शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम गुरु नानक देव था। सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव लंगर और संगत व्यवस्था को शुरू किए थे। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान से अपना जो पंजाब है वहाँ से हमेशा खुलता है। कभी कभी जब संबंध खराब होता है तो बंद हो जाता है, नहीं तो कभी कभी लोग यहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, नहीं तो दूरबीन से दर्शन कर लेते हैं, दूरबीन से देख लेते हैं इस स्थान को। गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ पे? 1539 में करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में हो गई थी। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक कहा जाता है। सिख धर्म यानी कि पंजाबी भाषा का लिपि कौन है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि को याद रख लीजिएगा, गुरु के मुख से निकला गया लिपि को गुरुमुखी लिपि के रूप में याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कौन किए थे? अंगद किए थे। अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को। यानी सिख धर्म के चौथे गुरु का नाम था रामदास। उनको 500 बीघा जमीन कौन दिया था? अकबर दिया था। और उसी ज़मीन में अमृतसर शहर का स्थापना भी कर दिया गया था। जो 500 बीघा ज़मीन दिया गया था अकबर के द्वारा, उसी ज़मीन पे अमृतसर नामक शहर का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा कि अमृत रामबाण की तरह काम करता है। अमृत किसकी तरह काम करता है? रामबाण की तरह। तो अमृतसर नगर की स्थापना रामदास के द्वारा ही किया गया था। ज़मीन कौन दिया था? अकबर दिया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो गुरु अर्जुन देव अपने आप को सच्चा बादशाह के रूप में कंसीडर करते थे, सच्चा बादशाह बताते थे। श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया कौन था? श्री अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित, इसको बनवाने का काम कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर के द्वारा रखा गया था।
गुरु अर्जुन देव की मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु जहांगीर के द्वारा दे दी गई थी। श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद। हम लोग जयकारा मनाते हैं काल हर कष्ट हर, तो अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद साहब के द्वारा किया गया था। हिंद के चादर किसे कहे गए? हिंद के चादर के रूप में गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर सिख के 90वें गुरु हुआ करते थे। सिख के 90वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर था, जिसकी मृत्युदंड दिया था कौन? औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में, पटना सिटी में हुआ था। गुरु प्रथा को समाप्त कर दिए। सिख धर्म में 10 गो गुरु हुए। पहले गुरु का नाम था गुरु नानक और सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद से कोई गुरु नहीं बनाया गया। जो पवित्र पुस्तक था आदि ग्रंथ, उसी आदि ग्रंथ को गुरु के रूप में कंसिडर किया गया और उस पुस्तक को जीवित पुस्तक के रूप में माना जाता है कि हाँ, हमारे गुरु इस पुस्तक में ही समाहित हैं। यानी पुस्तक को ही गुरु मान लिया गया था कौन? सिख धर्म में। तो सिख धर्म के अंतिम खालसा पंथ का स्थापना किए थे, अंतिम गुरु थे, गुरु प्रथा को समाप्त किए थे गुरु गोविंद सिंह। इनका संबंध अपने पटना से है। कई बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है, ये कि बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु 10वें गुरु, 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। 1666 में इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह की निधन कहाँ पे हुआ था? नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का निधन नांदेड़ नामक स्थान महाराष्ट्र में हो गया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपना अगला गुरु किसे बताया था? गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है, उसी पुस्तक को गुरु के रूप में कंसिडर किया गया, गुरु के रूप में मान लिया गया। रंजीत सिंह का जन्म, रंजीत सिंह भी सिख धर्म से संबंधित है। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में पैदा हुए थे। सुकरचकिया मिसल की एक प्रकार का ग्रुप बना था, अलग प्रकार का, जैसे शासन करने का एक तरीका मगध साम्राज्य, उसी प्रकार से सुकरचकिया मिसल था, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ था। उसी पार्ट में सुकरचकिया मिसल के राजा हुआ करते थे कौन? रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर हुआ करती थी। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह के पुत्र का नाम था खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा का नाम था दिलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा का क्या नाम था? दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में 25 अप्रैल 1809 को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करिएगा। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। काल कोठरी का मतलब ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल का एक घटना हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। बहुत छोटे उम्र में बहुत सारे अंग्रेज को कैद कर लिया गया और अंग्रेज को कैद करने के बाद बहुत सारा अंग्रेज उसमें मर गया। इसी व्यवस्था को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। ब्लैक होल घटना जो हुआ था 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अलीनगर की संधि कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध। और उसी अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किया गया था। दस्तक प्रथा को समाप्त कौन किया था? मीर कासिम के द्वारा किया गया था। दस्तक प्रथा को समाप्त कौन किया? मीर कासिम। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया और इन्हीं के बीच में प्लासी के युद्ध हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंग्रेजों का प्रभुत्व किस युद्ध के बाद पूरी तरीके से शामिल हो गया? कुछ भाग अंग्रेज 1757 में प्लासी के युद्ध में शामिल कर लिया, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है ना, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन भारत में पूरी तरीके से प्रभुत्व कायम हो जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज का प्रभुत्व भारत में पूरी तरीके से हो जाता है। सिराजुद्दौला के सेनापति का क्या नाम था? मीर जाफर। प्लासी का मैदान कहाँ है? बंगाल में। प्लासी का युद्ध कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना था। जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, तो सिराजुद्दौला हारा, अंग्रेज जीता और अंग्रेज का ही पूरी तरीके से एक व्यक्ति था मीर जाफर, उसी को 1757 में राजा के रूप में कंसिडर कर राजा का बंगाल का नवाब बना दिया गया। आगे, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया मीर कासिम। बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद था, वहां से ट्रांसफर किया मुंगेर। किसने किया? मीर कासिम के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज
और मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच में औरंगजेब विजय हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम के नेतृत्व में सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था और उसी के बीच में पूरी तरीके से लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए और इसी युद्ध के बाद पूरी तरीक़ा से अंग्रेज का प्रभुत्व भारत में शामिल हो गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो नामक व्यक्ति हुआ करता था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। यानी कि बिहार और बंगाल और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीक़ा से व्यापार करने की छूट मिल गई। इसी पूरी तरीक़ा संधि के तहत इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक हुआ करता था, पटना से शासन करता था, और लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये हुई थी। इसी युद्ध के बाद, इसी संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्रदान कर दी गई, व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इलाहाबाद का द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में किया गया था। इलाहाबाद का सेकंड संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में किया गया था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में होती है। बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत 1765 में होती है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 1772 तक यहाँ पे द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कर दी जाती है। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कि कब किया था? 1765 से 1772 तक द्वैत शासन किया था। दो प्रकार का शासन होता है। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1781 में कोलकाता में किया गया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1781 में कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता शहर का संस्थापक जाब चारनोक नामक व्यक्ति था, हम लोग बात कर चुके थे। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में। भारत का एक व्यक्ति का नाम है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कब्र, रुकिएगा, अकबर द्वितीय के शासनकाल में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल नामक स्थान कहाँ पे है? ब्रिटेन में। और उसी ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। यानी कि भारत के एक व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय, जिनका समाधि स्थल ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन का एक व्यक्ति जिसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। राजा राम मोहन राय का कब्र कहाँ पे है? ब्रिस्टल नामक स्थान पे। ब्रिस्टल कहाँ पे है? ब्रिटेन में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था काम करता है। आज गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब चुनाव जीत लेता है। इसका शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड रिपन किया था 1882 और 83 में। इल्बर्ट विधेयक आया था 1883 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने जारी किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। मानव नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ही मानव नरबलि प्रथा पर रोक लगा दिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पढ़ चुके हम लोग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत यही किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का पूरी तरीके से अंत कर दिया। सती प्रथा होता क्या था? अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, महिला को जबरदस्ती चीता पे सो के जल जाना पड़ता था। यही सती प्रथा था। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अपने बिहार में 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आया था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, और उसी भूकंप के बाद महात्मा गांधी का आगमन 1934 में होता है। महात्मा गांधी 1934 में अपने बिहार आते हैं और बिहार के लोगों का हालचाल पूछते भी हैं। परशुरामपुर नामक स्थान पे, अमनौर नामक स्थान पे
सब पूरी तरीक़ा से गंडक क्षेत्र में पूरी तरीके से घूमे थे। अमनौर, परशुरामपुर, ये सब जगह पे महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। 1934 में जब बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था तब। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा कि बिरदाबन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में। बिरदाबन गार्डन कहाँ पे? मैसूर में। बिरदाबन जगह है उत्तर प्रदेश में, भगवान कृष्ण से संबंधित है, लेकिन बिरदाबन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में। और मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली नाम का व्यक्ति हुआ करता था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 सितंबर 1982 को हो गई थी। हैदर अली का पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। वो राजा बनता है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का राजा था। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम भी कहाँ पे? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हो गई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के शासनकाल में लड़ा गया था। आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ, उसको आंग्ल मैसूर के रूप में याद रखेंगे। तृतीय और 4 युद्ध हुआ था, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। 2 युद्ध किया था हैदर अली और 2 युद्ध किया था पूरी तरह टीपू सुल्तान। दूसरे युद्ध में हैदर अली मर जाता है और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को, शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था का मतलब, रैयत का मतलब किसान, यानी कि ऐसा जमीन जिसका मालिक खुद किसान हो उसको रैयतबाड़ी के रूप में याद रखा जाता है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को लागू की थी किसने? 1772 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू किया गया था 1792 में। तमिलनाडु के क्षेत्र में थॉमस मुनरो कर्नल रीड के नेतृत्व में किया गया था। मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया था। अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में किया था। क्वेश्चन याद रखिएगा कि रैयतबाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था पूरी तरीके से तमिलनाडु में। रैयत का मतलब किसान होता है, जिस जमीन का मालिक किसान खुद होता है उसको रैयतबाड़ी कहा जाता है। मद्रास और प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के नेतृत्व में शुरू की गई थी 1820 में। और अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, वहाँ के जमींदारों के साथ किया गया था कि जमींदार को मालिक बना दिया गया। ये कहाँ हुआ था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में किया गया था। आगे देखते हैं। सूर्यास्त कानून संबंधित अस्थाई बंदोबस्त है। अस्थाई बंदोबस्त का ही संबंध सूर्यास्त कानून से किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बट के द्वारा किया गया था। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत, सब जमीन का ही पैमाना है, जमीन से ही रिलेटेड सारा चीज़ है। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी के द्वारा किया गया था। हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बट के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली करता है। सहायक संधि की शुरुआत सहायक संधि पद्धति का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम था 1798 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर था। प्रथम कौन था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? मैसूर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? पहला राज्य हैदराबाद और दूसरा मैसूर 1799 में। अवध में सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 में। अवध का संस्थापक का नाम है सआदत खां। अवध का संस्थापक का नाम क्या है? सआदत खां। टेस्ट में हम लोग बात किए थे कि अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ से मोर्चा संभाली थी। जब वाजिद अली शाह को फांसी पर चढ़ाया गया था, एक बड़ा ही अच्छा शायर था, ये बोला था कि दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं। जब फांसी पर चढ़ने वाला था वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। जब फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहा था तो उस समय बोला था कि दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, कि हम सफ़र करते हैं, हमारा वतन, हमारा पूरी तरीक़े से देश पूरी तरीक़े से सुरक्षित रहे और काम करते रहे। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। लेकिन लखनऊ से पहले कहाँ थी? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का वर्तमान में नाम अयोध्या रख दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में किया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अवध को शामिल अंग्रेजी राज्य में किसने किया था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी किया। लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति का पूरी तरीके से राज हड़प नीति किया था। कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि वहाँ का शासन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, कुप्रशासन का आरोप लगाकर
अवध को पूरी तरीके से शामिल किया। पूछा जाता है किसका आरोप लगाकर, किस प्रकार का आरोप लगाकर अवध को शामिल किया गया था अंग्रेजी राज में 1856 में? कुप्रशासन के कारण ही शामिल किया गया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। 1802 में बेसिन की संधि होती है, बिहार दरोगा का पूछा क्वेश्चन। बेसिन की संधि 1802 बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, 1802 में किया था। और बेसिन की संधि कब होती है? 1802 में होती है। अंग्रेज का सिंध पर विजय कब होता है? 1843 में, लॉर्ड एलन के नेतृत्व में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन के नेतृत्व में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत तो कर दी है राजा राम मोहन 1829 में, लेकिन जो महिलाएं सती बच गई थी, जो विधवा महिला बच गई थी, उनका शादी करने की व्यवस्था किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय 1829 में, 1856 में विवेक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह को क्रियान्वयन किया गया और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अब 1958 से 57 का जब क्रांति होता है, 57 के क्रांति के बाद 1958 से गवर्नर का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में ही महारानी को पत्र पढ़कर सुनाए थे। कब? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कब किया गया था? 1858 में। केसर हिंद की उपाधि कब प्रदान? 1877 में। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। भारत की सामग्री कब घोषित की गई? 1858 में। देखिए, जब 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेजी कंपनी शासन करता था। भारत में कंपनी आया था व्यापार करने के लिए और वही यहाँ का शासन व्यवस्था देखने लगा। 1857 का क्रांति होता है। 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी का शासन भारत में चलने लगा। याद फिर से रखिए, पहले जब कंपनी आया था अंग्रेजी कंपनी यहाँ पे व्यापार किया। व्यापार करते 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 यहाँ का शासन संभालने लगा। यानी अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार करते अधिकार करता था, पूरी तरह शासन करता था। कब तक? 1857 के क्रांति तक। 1857 का क्रांति जब खत्म होता है, उसके बाद ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पे चालू हो जाता है। अंग्रेज कंपनी का शासन को समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी अपने हाथों में शासन संभाल लेती है। 1858 में ये कहानी घटता है। वाटरलू का युद्ध 1815 में किया था, बेल्जियम का युद्ध। वाटरलू को बेल्जियम के रूप में याद रखेंगे। बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, 18 जून 1815 को हुआ था। सुगौली की संधि बिहार दरोगा में पूछा क्वेश्चन है, नेपाल से हुआ था। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। बसीन की संधि 1802 और सुगौली की संधि 1816 में नेपाल के बीच में हुआ था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय शुरू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत लॉर्ड मैकाले, लेकिन लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शुरू किया गया था। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है। वुड डिस्पैच एक योजना आया था पूरी तरीका शिक्षा के सुधार कर, शिक्षा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था और उसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 में है और भाग 3 को मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महान अधिकार पत्र कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि शिक्षा के लिए महान अधिकार पत्र कब साबित होता है? वुड डिस्पैच सिद्धांत जो 1854 में आता है, उसी के अंतर्गत पूरी तरीके से 1854 का वुड डिस्पैच सिद्धांत को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब महान अधिकार पत्र होता है। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब होती है? 1917 में। सैंडलर आयोग का संबंध भी शिक्षा से है, 1917 में पूरी तरीके से आती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, पुर्तगाली कंपनी आया था तो भारत में तंबाकू दिया, आलू दिया, प्रिंटिंग प्रेस दिया। तो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ही किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडॉगफ को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडॉगफ को कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1779 में छापा गया था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था 1908 में। न्यूज़पेपर अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? 1908 में स्थापित हुआ था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में। लॉर्ड एलन बैरो के समय में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था।
1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, इसी के कारण 1857 का क्रांति शुरू हुआ। चर्बी वाले कारतूस से चलाने के लिए एनफील्ड राइफल मना शामिल थे। दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल हुआ था, यानी कि वो राइफल कब शामिल हुआ? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। 1857 में क्रांति हुई। सेना बोला कि हम उसको खींच के नहीं यूज करेंगे। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे किसके सिपाही थे? 34वीं इन्फेंट्री राइफल के सिपाही थे, इस बात को याद रखिएगा। घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में घटना होती है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। मंगल पांडे को फांसी कब दी जाती है? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब मिलता है? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासक बहादुर शाह द्वितीय हुआ करता था। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता है। 1857 के क्रांति के समय भारत का शासक मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक के रूप में भी हम लोग याद रखते हैं। 1857 के समय बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किए थे। 1857 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। ये सब क्वेश्चन पूछता है। 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम सेनापति कौन था? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम सेनापति किसे नियुक्त किया गया? कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और चपाती, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर पहले व्यक्ति थे जो 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे और बोले कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था। अभिनव भारत एक संगठन है, गुप्त संस्था है, जिसकी स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में की गई थी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था कि 1857 के विद्रोह सैनिक विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। एक व्यक्ति का नाम आता है E.L.R. रिज। ये कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति। अलग अलग इतिहासकार लोग अलग अलग प्रकार का अपना निर्णय दिया, ये युद्ध किस लिए हुआ, ये युद्ध किस लिए हुआ। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र कहा गया था। जेम्स ऑस्टम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया कि ये विद्रोह पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम विरुद्ध के संयंत्र है। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। बर्बरता का मतलब भारत के लोग बर्बर हैं और इंग्लैंड के लोग सभ्यता वाले हैं पूरी तरीके से, इसी के बीच में युद्ध हुआ था। इस प्रकार का कहना किसका था? T.R. होम्स का कहना था। दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय ही किए थे, दमन हडसन के द्वारा किया गया था। दिल्ली में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था? हडसन किया था। और मुगल शासक का नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। लखनऊ का मतलब अवध। अवध में 1857 का विद्रोह का दमन बेगम हजरत महल की थी। बेगम हजरत महल का दमन कौन किया था? कैंपबेल किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल संभाली थी पूरी तरीके से मोर्चा, और अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपबेल नामक व्यक्ति हुआ करता था। कानपुर से नाना साहब थे और तात्या टोपे। नाना साहब तात्या टोपे। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का बचपन का नाम या मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और कानपुर से 1857 के क्रांति में नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लोग मिलकर काम किया था। नाना साहब का मूल नाम धंधू पंत था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंडू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी। इनका दमन किया था हिरोज। हिरोज ही पूरी तरीके से हिरोज से लड़ते लड़ते मारी गई, और हिरोज ही बोला था ना कि 1857 की क्रांति में यही एक मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे? ग्वालियर में। हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, अमीर खुसरो का भी समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर में।
अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। खरी बोली का जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है और भारत का तोतिया तोतिया हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। रानी लक्ष्मीबाई का भी समाधि स्थल ग्वालियर में और अमीर खुसरो का भी समाधि स्थल कहाँ पे, ग्वालियर में। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से किए थे, जगदीशपुर आरा में स्थित है। बी टेलर, टेलर के द्वारा पूरी तरीके से इसका नेतृत्व किया गया। पटना से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किस? पीर अली, पीर अली पूरी तरीके से पटना से किए थे। और दमन कौन का अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? विलियम टेलर के द्वारा पटना से किया गया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का लियाकत अली, लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। इलाहाबाद में नील नामक व्यक्ति हुआ करता था जो अंग्रेजों का अधिकारी था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का घर कहाँ पे है? निवासी कहाँ के थे? आगरा के। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब थे। कहाँ इनका घर था? आगरा था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का संबंध लोदी वंश से है। आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? एस.एन. सेन लिखा था। राजहरप नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856 तक चला था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की तीनों मिलकर रूस को पराजित किया था। क्रीमिया युद्ध के रूप में इसको याद रखा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। एक प्रकार ये नर्स थी और ये नर्स होते हुए उस युद्ध में जितना लोग मारा गया ना, जितने लोग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उन्हें इन्होंने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट दिया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्म दिवस पर लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमिया युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बड़ा सहयोग दी थी और इन्हीं के जन्म दिवस पर नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1857 के क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। 1859 से 1860 में नील आंदोलन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हुआ था और नील आंदोलन 1860 में किया गया था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ही भारत के राष्ट्रीय गीत लिखे थे। सुजलाम सुफलाम वाला जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया था। आगे देखते हैं। चालू नहीं किए थे ऑडियो। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाए थे दयानंद सरस्वती 1882 में। दयानंद सरस्वती का मृत्यु हुआ था राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पे। अजमेर को ही राजस्थान का हृदय कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का शेख मैनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुराव के द्वारा बम्बई में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुराव के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में किया गया था। लाहौर रावी नदी के तट पर अवस्थित है। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले। जो ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। यानी कि भारत की प्रथम महिला जो टीचर बनी थी जिनका नाम सावित्रीबाई फुले था, वो ज्योतिबा फुले की पत्नी हुआ करती थी। लोक हितवादी कहलाए थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के रूप में याद रखा जाता है। भारत में विधवा पुनर्विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह का भी पूरी तरीके से शुरुआत किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया था। शारदा एक्ट लागू किया गया था 1929 में। बाल विवाह अधिनियम बना था 1872 में। शारदा एक्ट लड़की के शादी से संबंधित है, शादी की उम्र से संबंधित है। 1929 में लागू किया गया था। और बाल विवाह 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम ब्लात्सकी और अर्काट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मद्रास के अडयार नामक स्थान पर किया गया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे? 1882 में बना था मद्रास के अडयार नामक स्थान पे।
एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी 1907 में। भारत में आई थी 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में विवेकानंद शिकागो गए थे और 1893 में ही एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में किया गया था। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में किया गया था। बनारस हिंदू विश्व, जिसको BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यंग आंदोलन के संस्थापक यंग आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ये पेशे से शिक्षक थे। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। बहावी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 1863 से 1960 के आसपास में चला था, बहुत लंबा चला था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अपना पटना हुआ करता था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर अहमद खान के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज का बादशाह कहा जाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ होम के नेतृत्व में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ होम को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, बोमेश चंद बनर्जी इनका पूरा नाम था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। महासचिव कौन थे? ह्यूम थे। ह्यूम उनके संस्थापक के रूप में भी याद रखा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुंबई में हुआ था 1885 में। 72 लोग सबसे पहले में भाग लिया था। कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष हिंदी में कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता में 1886 में दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी के रूप में याद रखिएगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1886 में दादा भाई नौरोजी किए थे। धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ द मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। बताए थे कि भारत का पैसा किस प्रकार से ब्रिटेन जा रहा है। एक पुस्तक लिखे थे अ प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय भारत के लोगों का आय बताए थे 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 में। कांग्रेस दो भागों में बट गया पूरी तरीका से। 1907 में टूट गया कांग्रेस, लेकिन फिर से ये पूरी तरीका से शामिल हो जाता है। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस का पुनः एक कब हुई? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। सब लोग मिलजुल कर फिर से बात किया। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस का जब विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय हुआ करता था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में पटना में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार के पटना में हुआ था 1912 में। RN मधोलकर इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल नामक व्यक्ति कहा था कि भारतीय अशांति का जनक कौन? बाल गंगाधर तिलक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। सबसे कम उम्र की कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम था सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में। और 8 साल जोड़िएगा तो 1925 होगा। और 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम सरोजिनी नायडू। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र बनने की एक ऐसा अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी असम में 1926 में। उसमें कहा गया कि सभी लोगों को खादी पहनना पूरी तरीके से अनिवार्य है, यानी खादी वस्त्र के रूप में अनिवार्य बना दिया गया। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, गुवाहाटी असम का। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। पूर्ण स्वराज प्राप्ति प्रस्ताव पारित हुआ था कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कब था? फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? नेहरू जी 1937 में। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन का नाम फैजपुर अधिवेशन हुआ करता था। 1937 में अध्यक्षता नेहरू जी किए थे। 1938 के कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। 1938 के कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दिए 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का निर्माण किए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 1940 में। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना हुआ करते थे। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली नामक व्यक्ति था। बांटो और छोरो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोरो का नारा कब मुस्लिम लीग कब ने दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किया गया था, पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। अनुशीलन समिति गुप्त समिति था, बंगाल में स्थापित किया गया था 1902 में। पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अगर आप हमको मार रहे तो हम भी आपको पूरी तरीके से मारेंगे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, रूप में पुनर्गठित किया 1907 में बरिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दास के द्वारा कलकत्ता में। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन बना। इसको स्थापना बाद में किसने किया? 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दास के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? आगे देख। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। इंडिया हाउस भी लंदन में है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, प्रफुल्ल चाकी अपने आप में आत्महत्या कर लिए, मार लिए गोली। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जिसको HRS कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस शब्द गीत किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का क्वेश्चन पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली थी? गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी संयंत्र के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी संयंत्र कर दिया। वर्तमान में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी संयंत्र कर दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ के द्वारा हो गई थी। अपने से गोली मार लिए थे। जेल में भूख हड़ताल कर मृत्यु देने वाले जतिन दास, पहला क्रांतिकारी 64 दिन तक भूख हड़ताल करके मरने वाले व्यक्ति का नाम है जतिन दास। यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक भूख हड़ताल करके मरने वाला क्रांतिकारी का नाम जतिंद्र नाथ दास था, वही दास। गद्दार पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था।
भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है मैडम भिखाजी कम्मा, भिखाजी रुस्तम कम्मा, इनको मैडम भिखाजी कम्मा के रूप में भी याद रखिएगा। भारतीय क्रांतिकारी की माँ भिखाजी रुस्तम कम्मा, मैडम भिखाजी कम्मा के रूप में भी याद रखिएगा आसान भाषा में। 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय तिरंगा को फहराने वाली प्रथम महिला, यानी कि भारत के बाहर जर्मनी के स्टुअर्ट पार्क में मैडम भिखाजी कम्मा 1907 में स्टुअर्ट पार्क में जर्मनी में झंडा फहराई थी। नेहरू जी एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, मोहम्मद इकबाल कहा था। नेहरू जी एक राष्ट्रभक्त हैं बल्कि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल कहा था। अमार सुनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अमार सुनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बंगभंग की घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। बंगभंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। बंगभंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1605 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ढाका में स्थापना किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? 1911 में लॉर्ड हॉटिंग के। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन रद्द किया था किसने? 1911 में लॉर्ड हॉटिंग किया है। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब? 1909। दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा 1911 में किया गया था, 1912 में बन गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? 1912 में बना था, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के शासनकाल में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ पे? 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। निर्माण पूरी तरह का इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब? 1921 में। जापानी जहाज कामागाटामारू का किराया पर किसने लिया था? बाबा गुरदीप सिंह 1914 में। जापानी जहाज का नाम कामागाटामारू था, किसने किराया पर लिया था? तो गुरुदत्त सिंह 1914 में लिए थे। होम रूल की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक और पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट के द्वारा अडमान में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 2 लोग किया था। 1916 में किए थे कौन? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और 3 सितंबर 1916 को की थी एनी बेसेंट अडयार नामक स्थान पे। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर सिख केस लड़ने के लिए गए थे। महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी 1893 में गए और 1915 में लौट कर जब आते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है। आगे देखते हैं। आधुनिक भारत, इस वीडियो में इतना ही। आगे आधुनिक भारत का कुछ पार्ट बाकी है, अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में आधुनिक भारत का क्वेश्चन भी करेंगे। आधुनिक भारत का 2 वीडियो में आधुनिक भारत खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।